दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी नई परतें भी खुलती जा रही हैं। बिहार, यूपी और तेलंगाना एटीएस के बाद अब इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। एनआईए की एक टीम यूपी के शामली में मौजूद है, जबकि दूसरी टीम बिहार के दरभंगा में। बताया गया कि शामली में पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। शामली में जांच एजेंसी की दस्तक और हलचल से पहले धमाके के फौरन बाद की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तारीख 17 जून और प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी 3:25 का वक्त बता रही है। सब कुछ सामान्य दिनों की तरह था कि अचानक एक धमाके के बाद वहां मौजूद हर कोई ठिठक पड़ा। एक आदमी उस तरफ तेजी से आता हुआ दिखा जिस तरफ से धमाके की आवाज आई थी, तो वहां मौजूद कुछ महिलाएं और बच्चे उस तरफ नजर आते दिखे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना से पार्सल वैन में आए कपड़े के इस गट्ठर में हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि कपड़े के गट्ठर में हुआ धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फौरन मौके पर रेल पुलिस पहुंच गई। मामले की गंभीरता को भांपकर मौके पर कई अधिकारी भी पहुंच गए और गट्ठर से जब एक एक कपड़े को सावधानी से हटाया जाने लगा तो अचानक एक पुलिस वाले की नजर एक शीशी पर पड़ी जो धमाके के बाद काली पड़ गई थी। कपड़ों के गट्ठर में दबी एक छोटी सी शीशी से हुए धमाके की वजह से जांच के बाद सामने आती, उससे पहले ही रेलवे पुलिस को इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा हो चुका था। लेकिन जांच में शीशी में क्या निकला उसे जानने से पहले आपको उस चश्मदीद का बयान सुनाते हैं जिसने इस पार्सल को वैन से उतारा था। 2 नंबर से माल उठाकर जो है यहाँ लाए, वहाँ पर माल को रख कर जो है हम लोग के लिए वहाँ गए माल लाने के लिए। 2 नंबर पर और माल से लाने के लिए गए, जब तक इधर ब्रश कर वहाँ से दौड़े, जब तक बारा बाबू यहाँ थाना आया दौड़ कर आए, पूछताछ किए क्या हुआ, हम कैसे आवाज़ कर गया ऐसे। कपड़े की गट्ठर से मिली शीशी का राज अब बेनकाब हो चुका है। इस मामले में FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच पूरी हो चुकी है। एटीएस बिहार को सौंपी FSL रिपोर्ट के मुताबिक ये शीशी सामान्य न होकर एक केमिकल बम था। कपड़े की गांठ में होने और पार्सल के स्टेशन पर उतर जाने की वजह से यह विस्फोट बड़ा रूप नहीं ले सका। अब इस विस्फोट के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। बिहार में हुए इस धमाके की साजिश रचने वालों की तलाश करते हुए STF, ATS और NIA की टीम यूपी के शामली तक पहुंच गई। शामली के कैराना से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील बताया जाता है। बताया गया कि जिस पार्सल में विस्फोट हुआ उस पर कफील का फोन नंबर दर्ज था। कफील पर शिकंजा कसते ही बचाव में उसके पिता आए और अपने बेटे को बेगुनाह बताने का दावा किया। कफील के पिता शकील के मुताबिक उसका बेटा मसाले की एजेंसी चलाता है और जिस नंबर के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया वो फोन 2 साल पहले चोरी हो चुका है। बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया लास्ट में जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर कोई मोबाइल नंबर मिलता भी है तो वो समझो वो कफील का नहीं है, क्योंकि उसका मोबाइल जो था 2 साल पहले दिल्ली में खोया गया था। उसने रिपोर्ट भी की थी उसकी, अब वो नंबर किसी का चल रहा हो इसका मुझे पता नहीं। शकील का दावा है कि 8वीं तक पढ़े कफील को पुलिस ने 2 दिन पहले ही जांच के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 गिरफ्तारी यूपी के शामली से हुई है, जबकि 1 को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को समझती हैं, इसलिए इस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला बड़े आतंकी गिरोहों से जुड़ा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। जिस पार्सल में विस्फोट हुआ उसे तेलंगाना के सिकंदराबाद से 15 जून को भेजा गया था। जांच एजेंसियों को वहां की CCTV फुटेज पहले ही मिल चुकी है, जिसमें 4 कार सवार और 2 बाइक सवारों का सुराग मिल चुका है। जांच एजेंसियों ने पार्सल की बुकिंग रसीद हासिल की है, जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। रसीद पर भेजने वाले का पैन मौजूद है। ये पैन मोहम्मद सुफियान अरशद के नाम पर है। बुकिंग कराने वाले शख्स का नाम मोहम्मद सुफियान दर्ज है और जिसे पार्सल भेजा गया उसका नाम भी यही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्सल 15 जून की रात 9:49 पर बुक हुआ। उस वक्त तेलंगाना में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन था, लेकिन रात 9:49 पर पार्सल बुक करने वाले स्टेशन पहुंच गए। सवाल ये कि क्या बुकिंग क्लर्क ने पैन नंबर पर मौजूद फोटो और बुकिंग कराने वाले शख्स की शक्ल मिलाई थी? क्या बुकिंग स्लिप पर मौजूद फोन नंबर जाँच में गलत मिला है? सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको कहीं नहीं रोका? ब्लास्ट के 9 दिन बीत चुके हैं और अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दरभंगा और सिकंदराबाद के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर घूम रहे संदिग्ध अब भी आज़ाद हैं। माना जा रहा है कि NIA के हाथ में जांच की कमान आने के बाद इन संदिग्धों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
धर्मांतरण से जुड़े मामले पर यूपी से बड़ी खबर आई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि जबरन धर्मांतरण का मामला आया था। ईडी को जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि देश में धर्मांतरण के मामले में विदेशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। इसीलिए ईडी अब जांच की एक एक तह को खंगालने में जुट गई है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस के हाथ जो सबूत लग रहे हैं वो जांच एजेंसियों को बेहद चौंका रहे हैं। अब एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि धर्मांतरण के गैंग को ऑपरेट करने के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी एटीएस के साथ यूपी एसटीएफ को भी मामले की जांच में लगा दिया गया है। इन दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। दिल्ली के जामिया नगर से उठे धर्मांतरण के इस मामले में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे एटीएस को इस बात का भी पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पैन इंडिया नेटवर्क है जिसे चोरी छिपे धार्मिक संस्थाओं की आड़ में चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक देश के 24 राज्यों में पर्दे के पीछे से धर्मांतरण का ये धंधा चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों से इस मामले के तार जुड़े होने का पता चला है। देखिए, इसमें जो बच्चों को धर्मांतरण किया गया है तो निश्चय ही उस तरह का साहित्य, उस तरह का लिटरेचर, उस तरह की वेबसाइट्स, उस तरह का जो वीडियोस हैं उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों ने देखा है, तो इससे और गंभीरता आई है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या कनेक्शंस हैं। लेकिन अभी तो जांच पड़ताल शुरू हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है। इस पूरे नेटवर्क को देखने के लिए समय थोड़ा लगेगा। यूपी पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि ये गैंग अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। इस गैंग ने अब तक 55% महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। यूपी पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण कराए गए लोगों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। यही वजह है कि यूपी पुलिस इस मामले में दूसरे राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के संपर्क में है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति की कुर्की की तैयारी चल रही है। सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस आरोपियों से बरामद हुए सभी सबूतों की भी जांच कर रही है। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच में एक एक कदम आगे बढ़ रही हैं, सबूतों की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। यूपी एटीएफ ने उमर गौतम के खाते को तलाशा तो उसे पता चला कि उसके खातों में विदेशों से पैसा आ रहा था। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि उमर गौतम के खातों में विदेशों से कहां-कहां और किस किस खातों में पैसे आए। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सनसनीखेज मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब यूपी एटीएस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए उमर गौतम और काजी जहांगीर की जानकारी मांगी गई है। इस हेल्पलाइन के लिए 9792103156 नंबर जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मेल आईडी भी जारी किया है। controlroom.ats-up@gov.in नाम की इस ईमेल आईडी पर उमर गौतम और काजी जहांगीर के बारे में जानकारी शेयर की जा सकती है। देखिए, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा। कहा तो जा रहा है, एटीएस ने अभी प्रारंभिक जांच में बताया है कि उसमें कुछ न कुछ विदेशी लोगों का हाथ प्रथम दृष्टया दिख रहा है। तो हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में धर्मांतरण की कहानी उमर गौतम और काजी जहांगीर के गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों के सनसनीखेज मामले में एक सिरे को थामकर जांच कर रही हैं। वो इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर धर्मांतरण की पटकथा लिखने में किन किन लोगों का नाम शामिल है। क्या आपने ऐसा कभी कोई घर देखा है जिसकी ऊंचाई सड़क से नीचे हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी कॉलोनी या ऐसे मकान देखे हैं जहां पर गली ऊपर हो और घर नीचे? क्या आप कभी ऐसे घर में गए हैं जहां पर आप घर में घुसते और पहुंचते बेसमेंट में हैं? ये तमाम कौतूहल भरे सवाल देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई है। इसकी जीती जागती तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कॉलोनी को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस कॉलोनी को देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के नत्थूपुरा इलाके की तोमर कॉलोनी कुछ इस तरह बनी है कि देखने वाले चौंक जाएं।
यहाँ गलियां घरों से ऊपर बनी दिखाई देती हैं। घर ऐसा लगता है कि बेसमेंट में बने हैं। दूसरी मंजिल के मकान तक आप अपना हाथ उठाकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गलियों की ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कॉलोनी बनी कैसे इस कॉलोनी का नक्शा पास हुआ। दरअसल तोमर कॉलोनी को बसे तो सालों हो चुके हैं, लेकिन ये गलियां इन मकानों तक कुछ ही साल पहले पहुंची हैं। यही वजह है कि गलियां मकान से ऊपर हो गईं और मकान उसी जगह रहे जहां से उनकी नींव पड़ी थी। कॉलोनी के मकानों का यही हाल लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन गया है। कभी बारिश इन घरों के लिए मुसीबत बन जाती है, कभी नालों का पानी घर में घुस जाता है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों की आवाजाही भी इन घरों में किसी चुनौती से कम नहीं है। ये ऐसे ही है? ऐसे ही है। आप लोग कैसे? पीछे से पानी भी आता है। अच्छा, यहाँ से नाली का भी। तो बारिश के टाइम पे ज्यादा मुश्किल होता है। तो बाहर कैसे निकलते हैं? यहाँ से ऐसे निकलते हैं, इस पे बैठ। बारिश का पानी आ जाता है और नाले का पानी का सप्लाई जो है ये पानी होता है। यहाँ पे नाले का पानी जो होता है घरों में ही जाता है इसका, क्योंकि यहाँ जो नाले की जो सप्लाई है वो पानी होती है। इसके लिए सीवर भी लग रहे हैं, लेकिन सीवर के भी देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम सही नहीं है इसका। दिल्ली के नथुपुरा की तोमर कॉलोनी उन अजीबोगरीब कॉलोनी में से एक है जहां बारिश के मौसम में इन लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो जाती है। इतना ही नहीं, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में अब जो नए घर बनाए जा रहे हैं वो 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर फिर से रोड बनाने का काम हुआ और ऊंची रोड डाली जाती है तो कम से कम उनके नए घर सलामत रह सके। क्योंकि पुराने घरों का लोगों ने जो हाल देखा है उस हाल से हर कोई तौबा कर रहा है। जब बन रही थी सड़क तो आप लोगों ने बोला नहीं उनसे कि हमारे बोला नहीं सुना। उस वक्त तोड़ने में लगे रहे एकदम, तब तो मैं गई थी, कुछ नहीं सुना। अब हमारा घर नुकसान हो गया कि पैसे देगा क्या सरकार? वोट मांगने तो आ जाते और देखते नहीं किस तकलीफ में है। कल को पानी भर जाएगा या सड़क ऊंची होगी तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। गरीब आदमी पैसा लगाएंगे एक बार, फिर बार बार तो लगाएंगे नहीं, तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा ऊंचा करके ही बनाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है जहां पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे में नथुपुरा जैसे इलाके राजधानी को मुंह चिढ़ाते हुए से लगते हैं, जहां पर ना कोई प्लानिंग है, ना ही घरों को बसाने की कोई योजना, जिस वजह से ये तमाम लोग जो वहाँ रहते हैं मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही बदनाम रहा है दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देने के मामले में, और अब एक दूसरा मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, और वो है उसके नागरिकों का दुनिया भर में गलत आचरण। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज पाकिस्तान के 300 से ज्यादा नागरिक उसके वतन वापस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कई देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के मित्र देश भी हैं। और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की वो हकीकत है जिससे उसकी छवि आतंक के पैरोकार, पनाहगार और फैक्ट्री की बनी है। अमेरिका के ट्विन टावर पर हुआ हमला हो या मुंबई में समंदर के रास्ते हुआ टेरर अटैक, दुनिया के ज्यादातर हिस्से में होने वाले आतंकी हमलों का कोई न कोई सिरा पाकिस्तान से ही जाकर जुड़ता है। ऐसी छवि वाले मुल्क के लोग दुनिया में जिस भी देश में रहें, उन पर वहाँ के प्रशासन की नजर रहती है। इसीलिए जांच पड़ताल में हर साल दुनिया भर के मुल्क में गैर कानूनी आचरण के चलते पाकिस्तानियों को अपमानित होना पड़ता है। एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बीते 6 साल में 138 देशों से कुल 6,18,877 पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे गए, यानी औसतन करीब 300 पाकिस्तानी नागरिक हर दिन विदेश से पाकिस्तान भेजे गए। पिछले कुछ समय से कई लाख, 6 लाख से भी अधिक पाकिस्तानियों को अलग अलग देशों से वापस भेजा जा रहा है। लगभग 138 देशों से उनको निकाला गया है। ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी छानबीन जारी है। कुछ अहम वजह है जिसको लेकर पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी दुनिया में अपमानित होना पड़ता है। ये है अवैध तरीके से उनके देश में दाखिल होना, या फिर वर्क परमिट और वीजा खत्म होने के बाद भी उन देशों में रहना। इस वजह से उन देशों का नियम तो टूटता ही है, साथ ही पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है। हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि बीते 6 साल में जो पाकिस्तानी वापस भेजे गए, उनमें से 72% से ज्यादा पाकिस्तान के 7 मित्र देशों ने भेजे हैं। ये मित्र देश हैं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ईरान और तुर्की। इनमें सबसे ज्यादा 3,21,590 पाकिस्तानी सऊदी अरब से वापस भेजे गए। पिछले 6 साल में प्रतिदिन 147 पाकिस्तानी सऊदी अरब से आए।
जबकि 53,649 पाकिस्तानी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजे गए, जबकि ईरान की एजेंसियों ने 1,36,930 पाकिस्तानियों को वापस भेजा। इनमें अवैध घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। इन अवैध घुसपैठियों को सीमा पर लाकर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा गया। बीते 6 साल में 32,300 से ज्यादा पाकिस्तानी तुर्की से भेजे गए, जबकि ब्रिटेन ने 8,000 से ज्यादा और अमेरिका ने 1,700 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस भेजे। रूस ने 6 साल में 564 पाकिस्तानी नागरिकों को सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों के हवाले किया। भारत ने इसी दौरान 243 पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी 13 पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गलत कामों में गलत काम कर रहे थे, जैसे कि जाली पासपोर्ट धंधा करना, ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग का काम कर रहे थे। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में इन्वॉल्व रहे हैं ये लोग। इनमें से ज्यादातर बिना वैध दस्तावेजों के इन मुल्कों में रह रहे थे। वापस भेजे गए लोगों में उन लोगों की खासी संख्या है जिन्हें दलालों ने नकली दस्तावेजों के जरिए विदेश भेज दिया। वहां पर हुई जांच में पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए और वापस भेजे गए। बात केवल इतनी नहीं है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के मुताबिक जब ये नागरिक दूसरे देशों में फंसते हैं तो वहां पर स्थित पाकिस्तान का दूतावास अपना मुंह फेर लेता है। यानी एक तो उनकी करतूतों की वजह से विश्व भर में नागरिकों की बदनामी होती है, और दूसरा जब मदद करने की बारी आती है तो पाकिस्तान अपने नागरिकों के प्रति ही अपना मुंह फेर लेता है। अब हफ्ते में 2 दिन के बजाय 3 दिन छुट्टी मिलेगी, यानी वीकेंड अब 2 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का होगा। ये ऐसा जबरदस्त फैमिली प्लान है जिसके बारे में जानकर दुनिया हैरान है। बीमारी हो, शादी हो या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान हो, आमतौर पर इन्हीं वजहों से दफ्तर से कर्मचारी छुट्टी लेते हैं। लेकिन जापान ने कोरोना के बाद ये तय किया है कि अब कंपनियां बच्चे पैदा करने के लिए भी छुट्टी देंगी, वो भी हफ्ते में 3 दिन। जापान सरकार के मुताबिक नया नियम ये है कि अब हफ्ते में 5 दिन के बजाय कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी रहेगी। जापान ने नया नियम इसलिए बनाया है जिससे लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें और अपना परिवार बढ़ा सकें। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है। जापान पिछले कुछ समय से लगातार कम हो रही जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में जापान सरकार अपने कर्मचारियों समेत 4 डेज वीक के कॉन्सेप्ट को अपनाने का सुझाव दे रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जापान सरकार ने इस प्लान को लागू करने की तैयारी भी कर ली है और इसके लिए गाइडलाइंस भी बना ली गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा हों और जापान की जन्म दर में सुधार हो, सिर्फ इसीलिए इस नीति को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्लान के पीछे कई दलीलें हैं और फायदे भी हैं, जिसकी वजह से सरकार ही नहीं निजी कंपनियां भी इसके समर्थन में दिख रही हैं। जापान अपने बेहतरीन नियम और सिस्टम की वजह से दुनिया में जाना जाता है, चाहे उनका एजुकेशन सिस्टम हो, बच्चे पालने का तरीका हो या रोजगार की व्यवस्था हो। ये सब मिलाकर जापान को एक आत्मनिर्भर देश बनाते हैं। ऐसे में जापान सरकार की 4 डेज वीक का ये नियम जापान के लोगों को एक मौका देगा जिससे वो अपने परिवार, अपने रोजगार और साथ ही नई जरूरत की चीजों को सीखने के बीच में तालमेल बना सके। और उम्मीद की जा रही है कि इससे जापान के लोगों का जीवन अच्छा होगा। सरकार के 4 डेज वीक प्लान के पीछे माना जा रहा है कि देश को कई फायदे होंगे। मसलन अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इससे लोगों को ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी जिससे वो घूमने निकलेंगे और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही नहीं, जापान सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा छुट्टियां मिलने से युवा बाहर निकलेंगे, जिससे मेलजोल बढ़ेगा और शादियां और बच्चों के पैदा होने की दर में इजाफा होगा, जिससे देश की गिरती जन्म दर में सुधार होगा। इसके अलावा जापान को एक गंभीर समस्या से निजात मिलने की भी उम्मीद की जा रही है, जिसे कारोशी कहा जाता है। कारोशी यानी जरूरत से ज्यादा मौत होना। जापान में आमतौर पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ज्यादा काम करने से लोग बीमार हो गए या फिर तनाव के कारण कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी। उम्मीद की जा रही है कि नए प्लान से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। जापान में जो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का प्लान तैयार किया गया है, उससे वहाँ एक बड़े बदलाव की उम्मीद है, लेकिन इस फैसले को लेकर वहाँ बहस छिड़ गई है। जापान का एक वर्ग मानता है कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि जापान में कंपनियों को इससे ज्यादा कर्मचारी रखने पड़ेंगे, जिससे उनके खर्चे बढ़ जाएंगे।
लेकिन फिर भी जापान की जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।